नमस्कार दोस्तों, DK विद GK द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग फिर से जो है 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आने वाला एग्ज़ाम जैसे BPSC 71, AEDO, CGL, SSC और बिहार का जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है आपका ये PYQ जो है क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो है बार बार आपके रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन है तो वो नए क्वेश्चन के लिए जो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति हाल ही में जो है आपके न्यूज़ में थे और कौन उपराष्ट्रपति थे तो जगदीप धनखड़। इन्होंने अपना इस्तीफा जो है दे दिया है। और ये किसके पदेन सभापति होते हैं तो ये आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो एक्स ऑफिशियो कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ये आपके हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव का बात किया जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपका संसद जो है पूरा भाग लेता है, लोकसभा और आपके राज्यसभा। ठीक है, इसमें आपके जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो भी आपके इसमें भाग लेते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा जो है आपका एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन। ठीक है, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसके जो मेंबर होते हैं यानी कि जो सदस्य होते हैं, सदस्य हर 2 साल पे, हर 2 वर्ष पे 1/3 जो सदस्य होते हैं इसके रिटायर हो जाते हैं। तो इस बात का भी जो है आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा को अपर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति की आयु क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति की आयु क्या है? तो ये है आपका 65 वर्ष। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आपके हैं, वो 65 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, वही अगर बात किया जाए हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं तो वो आपके 62 ईयर में आपके रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल 124 ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित बात करता है। वही 124 के 4 जो है ये आपका जो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो लगता है जजेज पे, उसके लिए ये मेंशन करता है कि यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको कैसे हटाया जाए, उसके बारे में जो है प्रक्रिया दिया गया है। क्वेश्चन 3 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो देखिए, ये हो जाएगा इसका आंसर ए। आंग्ल भारतीयों के लिए जो है, आंग्ल भारतीय जो 2 आंग्ल भारतीय होते हैं यानी कि एंग्लो इंडियन, ठीक है, उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और कहाँ मनोनीत करते हैं? तो आपके लोकसभा में। लेकिन ये वाला प्रोविज़न जो है अब, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है, क्योंकि PYQ है तो ख़त्म हो गया। अमेंडमेंट जो हुआ है 104 अमेंडमेंट के माध्यम से जो है ये जो 2 आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करने का प्रोविज़न था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात का जो है ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गवर्नर जो होते हैं राज्य का, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 155 यानी कि 155
ये बताता है कि एक गवर्नर होगा, प्रत्येक राज्य में जो है आपके एक गवर्नर होंगे। वही अगर बात करेंगे कि संघ का प्रधानमंत्री, तो ये आपका लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, और मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा के प्रति जो है आपका उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 5 है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति के आधार पर जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है। और आरक्षण प्रदान कैसे किया जाता है, तो देखिए आर्टिकल जो है राइट टू इक्वलिटी, इसी में जो है आपके लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 15 और 16 ये दोनों जो है आर्टिकल से रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है आपके दोनों आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई विधायक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है अंतिम निर्णय लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 110 जो है आपका धन विधेयक से संबंधित है। वही अगर बात करेंगे कि आर्टिकल 112 ये किससे रिलेटेड है, तो बजट से रिलेटेड है। बजट को कहते हैं एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक कथन अगर हिंदी में कहें तो। वही अगर बात करेंगे कि 117 इसमें जो है आपके वित्त विधेयक के बारे में जो है बात किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 25 क्यों है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए, वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल चाहिए। तो अगर आप लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य हों तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, वही अगर आप गवर्नर बनना होता है तो गवर्नर बनने के लिए जो है 35 साल का उम्र जो है आपको चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल का उम्र जो है जरूरी होता है, मिनिमम एज। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है, तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य जो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है आपके रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इसमें आपके भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो देखिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में देखें कौन कौन सा भाग लेता है, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सारे लोग भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद जो है आपका भाग नहीं लेता है। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो राज्यसभा के लिए नामांकित अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त, ये जो है संजय दत्त की मदर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो देखिए ये जो है आपका आर्टिकल 24 में जो है इस बात का मेंशन किया गया, वही आर्टिकल 23 में जो है आपका मेंशन किया गया किसके बारे में, तो जो बॉन्डेड लेबर होते हैं यानी कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनसे रिलेटेड जो है इसमें बात किया गया है। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग माने मानव तस्करी के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 20 में जो है जो अरेस्ट से रिलेटेड जो है आपका दिया गया है प्रोविज़न। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि यानी कि जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे
और वो किसके प्रतिनिधि थे? तो प्रतिनिधि थे आपके भारत के लोगों के। तो उन्होंने ही जो है इसको अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया था इसको? तो 26 नवंबर को जो है अडॉप्ट किया 1949 में। वही 26 जनवरी 1950 को जो है आपका ये लागू हो गया है। देखिए अडॉप्ट और लागू में अंतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान में राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 356। तो राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो देखिए ये अनुच्छेद 356। वही अगर बात करेंगे 365 का, तो जब राज्य सरकार जो है यूनियन के द्वारा अगर कोई गाइडलाइन दिया जाता है, यूनियन के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है और उसको वो कंप्लायंस नहीं करता है, यानी कि उसको मानता नहीं है, तो उस केस में जो है आपका 365 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और किस माध्यम से? तो कॉलेजियम एक माध्यम होता है। कॉलेजियम से जो है नाम जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जो है उस पर अपना मुहर लगाते हैं। आप जो है कॉलेजियम के बारे में पढ़ के कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है? तो देखिए ये आपके 12 होते हैं मनोनीत सदस्य, ठीक है। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। दो जो है आपके हम लोग जो बात करेंगे तो एंग्लो इंडियन जो है आपके एंग्लो इंडियन सदस्य जो है लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, जो कि 104 अमेंडमेंट के माध्यम से उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। वही 104 अमेंडमेंट के माध्यम से एससी और एसटी ये दोनों का रिजर्वेशन जो है अगले 10 साल के लिए, यानी कि 2020 से 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 17 कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है? तो ये कब गठित किया गया था? तो 1956 की जगह 57 होगा, ये 57 हो जाएगा सही, करेक्ट एकदम। और कब हुआ था? तो 16 जनवरी को 1957 को। आर्टिकल 40 जो है ये बताता है कि संविधान का गठन करना चाहिए, ठीक है। और बलवंत राय जो है मेहता जो है ये त्रिस्तरीय जो है आपका त्रिस्तरीय जो कमेटी पंचायत है उससे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को जो है अंगीकार कर लिया गया, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय गान का बात किया जाए तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसको अंगीकार किया गया था। और पहली बार जो है आपका राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया? तो कोलकाता में। और कब? तो कोलकाता में 1911 के अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, तब ये आपका गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कहाँ से चुने गए थे? तो ये बिहार से। और कौन थे ये आपके? तो राजेंद्र प्रसाद जो है थे आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, और बिहार के सिवान जिला जीरादेई से थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान, देखिए ध्यान देना होगा
कि भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चुनाव आयोग। कोई भी संगठन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से बनता है, संविधान के कोई प्रोविज़न से बनता है, तो उसको संवैधानिक संस्थान कहा जाता है। संवैधानिक संस्थान कहा जाता है। वही अगर बात करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ये जो है पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। ये भी आपके पार्लियामेंट के एक्ट से बना है और ये भी आपके पार्लियामेंट एक्ट के बना है। वही अगर चुनाव आयोग बात करेंगे तो 324 आर्टिकल जो है इसके माध्यम से इसका गठन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो देखिए, ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का ही क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग के ये मंत्री थे। वही अगर बात करें कि रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सहाय। ठीक है। वही अगर विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के संबंध से रिलेटेड कौन थे, तो नेहरू जी थे आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजनीति का निम्न में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना, आर्टिकल 40। ठीक है। आर्टिकल 40 जो है इससे जुड़ा हुआ है। वही अगर कुछ और बात करेंगे इससे रिलेटेड तो देखेंगे कि कुटीर, आर्टिकल 23 में जो है कुटीर उद्योग का जो है गांधी जी बात करते हैं, कुटीर उद्योग का। आर्टिकल 46 में जो है गांधी जी जो है सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए जो है शैक्षणिक और आर्थिक सुधार का जो है बात करते हैं, या आर्थिक व्यवस्था का बात करते हैं। और आर्टिकल 47 जो है शराबबंदी, यानी कि शराब और नशीले पदार्थ के सेवन पे प्रतिबंध का जो है बात किया जाता है। तो ये सारे आपके DPSP का पार्ट है और ये किस में आता है? पार्ट 4 में। इसको जो है कोर्ट में जाके आप परिवर्तित नहीं करा सकते, यानी कि इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ये किसके लिए होता है? ये सरकार के लिए होता है कि सरकार जब कोई नीति निर्माण करता है तो उसको DPSP में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसको ध्यान में रख के ही नीति निर्माण करना होगा। ये एक तरह से दिशा निर्देश है, किसके लिए? तो सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22 अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर 22 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, या भाग, चैप्टर नहीं भाग कहेंगे इसको। 22 भाग हैं आपके। वर्तमान में देखें तो 25 है। और अगर 12 क्या है, तो 12 आपके शेड्यूल है, अनुच्छेद। ठीक है, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। 12 आपके अनुसूची है। कमेंट करके बताइए कि अनुसूची 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरा नागरिकता कब स्वीकृत किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2005 में। इसमें क्या था कि जो प्रवासी भारतीय नागरिकता जो था, जो ओवरसीज सिटीजन थे, OCI, यानी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो थे, तो उनके लिए क्या था कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे तो स्वतंत्र रूप से भारत में रहने, काम करने और यात्रा करने की अनुमति जो है उनको मिलती है इस एक्ट के माध्यम से। यानी कि जो दोहरा नागरिकता जो है उसके माध्यम से उनको क्या क्या सुविधा मिलता है? तो भारत में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए, काम करने के लिए और उसके अलावा जो है यात्रा करने का जो है इनको अनुमति मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं कुछ, स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 19 में है। और इसके आर्टिकल 19 का जो हम लोग डिस्कशन बहुत अच्छा से पिछले वीडियो में किए हैं, तो आप पिछला वीडियो जो है ज़रूर जाके देखें तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, कमेंट करके बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है कितने हैं।
आर्टिकल 27 कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ है, तो किस वर्ष प्रभावी हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 2005। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि जानने का, सूचना का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये स्पीकर करता है लोकसभा का। वही अगर राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रपति जो है अधिवेशन जो होता है संयुक्त अधिवेशन उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता आपके स्पीकर लोकसभा के करते हैं। ये कब बुलाया जाता है, तो केवल साधारण जो विधेयक होता है उसको पास कराने के लिए जो है केवल बुलाया जाता है। वही अगर विधेयक आपका संविधान संशोधन से संबंधित हो या फिर मनी बिल हो, उस केस में जो है आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक को पास कराने के लिए ही बुलाया जाता है, बाकी किसी केस में नहीं बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। और कब से, तो 1950 से लेके 1962 तक। ठीक है, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 30 है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो किस संशोधन के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 73वां संशोधन। और ये कब आया था, तो 1992 में। वही 74वां संशोधन किससे रिलेटेड है, तो ये आपके नगर आपका जो है जो शहरी जो म्यूनिसिपैलिटी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपका एक्सप्लेनेशन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे PYQ है और उसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चन आएगा भी, या तो सेम क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है उससे क्वेश्चन आ जाए। तो सेशन को जो है देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।